तो अपन उष्मागतिकी के फर्स्ट रूल और फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ का डिस्कशन करेंगे आज। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ आप लोगों को पता है। फर्स्ट लॉ जो है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम को प्रतिपादित करता है, और सेकेंड लॉ जो है सभी इंजन की एफिशिएंसी को अपन देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट में अपन लॉज को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि किसी भी कोई सिस्टम है, आपका थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है, उसमें आप कोई हीट दे रहे हो यानी उष्मा दे रहे हो डेल्टा क्यू, तो उसमें जो वर्क होगा डेल्टा डब्ल्यू, और उसके जो इंटरनल एनर्जी है उसमें जो इंक्रीमेंट होगा वो क्या होगा कि इंटरनल एनर्जी और वर्क के एडिशन के बराबर होता है। द सम ऑफ internal energy and work done is equal to the heat supplied to the system. That is the first law of thermodynamics. So we can get del Q equal to du plus delta W. ठीक है, तो ये जो होता है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इसमें क्या है कि ये सिस्टम को दिया गया हीट, दिस इज द हीट या उष्मा बोले तो सिस्टम को दिया, ये क्या है आपका इंटरनल एनर्जी में जो इंक्रीमेंट होगा वो चीजें इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा में जो चेंज होगी, ये क्या है वर्क डन है जो मतलब कि निकाय द्वारा किया जाएगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं वर्क डन। ठीक है, तो इसको हम लोग ये चीज अपना क्या है कि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स होता है। फर्स्ट लॉ से हम लोग ये पाते हैं कि फर्स्ट लॉ से अगर अपन ये देख रहे हैं कि डी यू अगर जीरो कर दें, मतलब इंटरनल एनर्जी आप जीरो कर दो, तो अपने पास डेल क्यू जो है वो क्या आ जाएगा डेल डब्ल्यू, मतलब जितना आप हीट देंगे उतनी आपकी क्या नाम है वर्क डन होगा। यानी करने का मतलब क्या होगा कि 100% वर्क पॉसिबल है इसके थ्रू, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। थ्योरेटिकली तो मान लो कि ये इंजन की दक्षता जो 100% हो सकती है, लेकिन ये 100% पॉसिबिलिटी किसी भी इंजन के आना पॉसिबल नहीं होता। अब हम थोड़ा सा इसके दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक बोलते हैं हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस, प्रोसेस करते हैं किस तरह से वर्क होता है इसमें। तो एक को बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, दूसरे को इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं, और दोनों कंडीशन की स्टडी करते रहते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस में और इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है और किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो पहला उत्क्रमणीय प्रकरण रिवर्सिबल प्रोसेस। उत्क्रमणीय प्रकरण रिवर्सिबल प्रोसेस।
ठीक है। इसमें अगर हम ये बोले कि निकाय को अगर अपन डेल्टा क्यू हीट देते हैं तो उसमें क्या होगा, डेल्टा डब्ल्यू वर्क होगा और वो वर्क जो होगा उसमें क्या नाम है कि जो इसकी इंटरनल एनर्जी है उसमें चेंजिंग है। तो अपन ये बोलते हैं कि डी यू इक्वल टू यू वी माइनस यू ए इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है। तो मतलब ये एनर्जी आप दोगे, इसको मान लो कि आपने एनर्जी इस तरह से सप्लाई किया तो अपन इसको लिख सकते हैं यू ए डैश माइनस यू बी इक्वल टू माइनस डेल क्यू। रिवर्सिबल प्रोसेस अगर इसको बना रहे हैं हम लोग, चेक कर रहे हैं क्या हो रहा है चाहिए इसमें, तो माइनस डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू दैट इज माइनस यू बी माइनस यू ए दैट इज यू ए माइनस यू बी। So u a dash equal to u a, मतलब कोई चेंजिंग नहीं होगा रिवर्सिबल प्रोसेस में। तो अपन कहते हैं कि यह उत्कर्षणीय प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, ये यह रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है। ठीक है। अब अपन अगर इनिशियल रिवर्सिबल प्रोसेस का बात करें तो इसमें भी अपन ये जो होती है क्या नाम है जो घटनाएं होती है उसमें जैसे कोई फ्रिक्शन का होना, कंडक्शन, इमिशन, जूल इफेक्ट, केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं ये सारे रिवर्सिबल प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। ठीक है। अब अपन सीधे हम लोग हीट इंजन की बात करते हैं कि हीट इंजन किस तरह से वर्क करता है थर्मोडायनेमिकल लॉ से। ठीक है। उष्मा इंजन हीट इंजन। ठीक है। ये क्या है कि एक तरह का डिवाइस है जो कि ऊष्मा को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। ठीक है। ऊष्मा इंजन क्या है, एक तरह का डिवाइस है जो कि ऊष्मा को किसमें मैकेनिकल वर्क में ट्रांसफर करता है या परिवर्तित करता है। तो इसको अपन बोल सकते हैं कि ऊष्मा इंजन एक ऐसी युक्ति है जो ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करती है, कार्य में परिवर्तित करती है। ठीक है। तो इसके क्या नाम है कि इंजन को जो है वो अपन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे कि अपने फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं हीट सोर्स, जहाँ से सोर्स लिया जाता है। तो अपन एक ग्राफ के थ्रू ये करते हैं पहले कि अपने पास मान लीजिए ये है हीट सोर्स, उसको बोलते हैं T1 के केल्विन में। ये वर्क हो गया। ये आपका T2 केल्विन ऊष्मा से।
हीट सिंक बोलेंगे इसको इंग्लिश में। ठीक है, तो किसी हीट इंजन के मेनली तीन पार्ट होते हैं आपका, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। फर्स्ट अपन, जैसे फिगर में दिखाया गया, फर्स्ट क्या आपका हीट सोर्स है, सेकंड आपका वर्क है, थर्ड आपका सिंक है। ठीक है, तो तीनों को अपने को डिस्कस करना है कि किस तरह से वर्क करते हैं। तो इंजन के तीन भाग होते हैं। पहला की बोलते हैं ऊष्मा स्रोत, इंग्लिश में बोलते हैं हीट सोर्स। ठीक है, दूसरा होता है यांत्रिक व्यवस्था या कार्यकारी पदार्थ, यांत्रिक व्यवस्था या कार्यकारी पदार्थ। ठीक है, थर्ड होता है ऊष्मा सिंक, इंग्लिश में बोलते हैं अपन हीट सिंक। ठीक है, तो अपन इस ग्राफ के थ्रू ही इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जो इसमें तीन पार्ट अपन ये दिखाया गया है वो क्या होता है। इसमें होता है कि अगर अपने पास जो हीट रिजर्वायर होता है उसमें का भंडार किया जाता है, जिसको हम लोग हाई टेम्परेचर पे रखा जाता है। T1 की वैल्यू जो है वो हाई होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आप समझ तो इसमें सब्सटेंस यूज किया जाता है, इसमें सब्सटेंस यूज किया जाता है ताकि वो वर्क करे, जो हीट मिले उसके थ्रू वर्क करे और इंटरनल एनर्जी ये करे। और हीट सिंक जो होता है, तो सिंक का काम क्या होता है, जो भी ऊष्मा मतलब वहां से वर्क हो रहा है और तो ऊष्मा के रूप में हीट के फॉर्म में भंडार हो, मतलब उसका जो स्रोत से वो आ रहा है वो ये मतलब वहां पे स्टोर हो। तो जो T1 होता है वो ऑलवेज T1 ऑलवेज ग्रेटर देन T2 होना चाहिए, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब इफिशियंसी अपन निकाल लेते हैं कि इफिशियंसी कितनी होती है हीट इंजन की। इफिशियंसी मतलब दक्षता, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। ठीक है, तो ये डिफाइन होता है उपयोगी कार्य बाई ग्रहण की गई ऊष्मा, ग्रहण की गई ऊष्मा, यानी अपन लिखेंगे ईटा इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अब अपन अगर ऊष्मा गति के फर्स्ट लॉ से देखें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ से डेल क्यू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो डेल क्यू जो है अपना होता है डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। तो इसको लिख सकते हैं
Q1 माइनस Q2 और इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं करेगा तो प्लस dW, तो dW इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा Q1 माइनस Q2। ये वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं तो अपने पास वैल्यू आएगी ईटा इक्वल टू Q1 minus Q2 by Q1, that is 1 minus Q2 by Q1। ठीक है, तो अपने पास ईटा की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 1 माइनस Q2 by Q1 इंटू 100। इसको परसेंटेज में फाइंड करते हैं इसीलिए 100 अपन लिख देते हैं, यानी कि इसकी जो इफिशियंसी हो गई, दक्षता हो गई, वो परसेंटेज में आपको मिल जाएगी। ठीक है, हाँ जी। तो अब अपन क्या नाम है, हीट इंजन के बाद कार्नोट साइकिल और कार्नोट आइडियल इंजन की बात करेंगे। ठीक है, कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल एंड कार्नोट्स आइडियल इंजन, कार्नोट्स कार्नोट्स आइडियल इंजन। ठीक है, तो इसमें भी जो कार्नोट्स इंजन है वो एक सैद्धांतिक इंजन है, मतलब थ्योरेटिकल इंजन है। इसमें हीट को हम लोग यूज करते हैं वर्क करने के लिए, और उसमें क्या नाम है, इंजन की जो मैक्सिमम इफिशियंसी होती है वो अपन 100% पाते हैं इसमें। तो एक बार इसका हम लोग ये बात करें कि कार्नोट साइकिल होता क्या है, तो लिख लेते हैं। देखो, कार्नोट इंजन में, आप इसको लिख लीजिए, कार्नोट इंजन में कार्यकारी पदार्थ की निश्चित अवस्था से प्रारंभ कर विभिन्न उत्क्रमणीय प्रकरणों द्वारा विभिन्न अवस्थाओं में से गुजरते हुए पुनः प्रारंभिक अवस्था में आना कार्नोट साइकिल कहलाता है। यानी कि ये एक चक्र से दूसरे चक्र में जाना, फिर वापस फर्स्ट चक्र में आना, इस तरह से जो चक्र चलता है वही एक साइकिल होता है, जिसको अपन कार्नोट साइकिल बोलते हैं। ठीक है, इस इंजन के भी मुख्य पार्ट जो है उसका डिस्कशन करेंगे अपन। इसके 4 पार्ट है, 4 पार्ट, उसके बाद उसका मतलब का जो प्रोसेस होता है, वर्किंग प्रोसेस, वो करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग इसका मुख्य जो मतलब मेन पार्ट होते हैं उसकी स्टडी करेंगे। तो जैसे पहले इसका ग्राफ अपन फिगर बनाते हैं। इसमें क्या होता है, कार्यकारी पदार्थ, वर्किंग सब्सटेंसेस, इसको बोलते हैं अपन कार्यकारी पदार्थ, वर्किंग सब्सटेंसेस। ठीक है, ये है इंसुलेटर, इंसुलेटेड वाल, क्या है, इंसुलेटेड वाल, मतलब कुचालक दीवारें, हिंदी में इसको बोलते हैं कुचालक दीवार। ठीक है,
ये आपका पिस्टन है, यहाँ पे पिस्टन लगा देंगे। पिस्टन, हिंदी में भी इसको पिस्टन ही बोलते हैं। और यहाँ पर एक आप लोग कंडक्टिंग प्लेट लगा देंगे, कंडक्टिंग प्लेट मतलब सुचालक तल। ठीक है, एक आप क्या लेंगे, अपन एक ले लेंगे हीट सोर्स T1 केल्विन पे, ये आप ले लेंगे उष्मा स्रोत हीट सोर्स। ठीक है, एक आप स्टैंड ले लेंगे, दिस इज द स्टैंड। ठीक है, देन सिंक, इसमें भी यूज करेंगे अपन सिंक। हीट सिंक, ये सब, ये तो आपका इंसुलेटर होगा, मतलब कुचालक होगा, इंसुलेटर। ये आपका कंडक्टर होगा, मतलब सुचालक होगा, कंडक्टर। दिस इज ऑल्सो कंडक्टर। ठीक है, तो ये हो गए स्ट्रक्चर ऑफ द कार्नोट इंजन। ठीक है, अब इसके जो मेन पार्ट है वो है इंजन के मुख्य भाग, इंजन के मुख्य भाग। ठीक है, पहला जैसे है आपका हीट सोर्स, इसको हिंदी में अपन बोलेंगे उष्मा स्रोत। दूसरा आपका है मैकेनिकल अरेंजमेंट, वर्किंग सब्सटेंसेस, वर्किंग सब्सटेंसेस। तीसरा आपका है हीट सिंक, हीट सिंक। चौथा आपका है स्टैंड। ठीक है, इन सबका अपना अपना फंक्शन है, जैसा कि हम लोगों ने मतलब बताया कि चालक स्टैंड जो रहते हैं उसके लेने के पीछे सबसे बड़ा जो है वो है कि जो ऊष्मा अपन उसको देंगे तो ऊष्मा हानि नहीं हो, तो उसके एक्सपेंशन में या संपीड़न जो हो, कंप्रेशन जब हो तो उसमें ऊष्मा हानि नहीं हो, ये ध्यान में रख के किया जाता है। जैसा मैंने पहले बताया था हीट इंजन के लिए कि अपन जो हीट सोर्स लेते हैं वो हाई एनर्जी का लेते हैं, जहाँ से क्या नाम है कि उसमें का भंडार होता है, हीट रिजर्वायर से बोलते हैं। वहां से वो क्या नाम है कि हीट को सप्लाई करता है, फिर कार्यकारी पदार्थ के साथ मिलकर वो वर्क करता है। वर्क करने के बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हीट होते हैं कैपेसिटी, हीट रिजर्वायर वहाँ पे क्या होता है कि उसको एब्जॉर्ब कर देता है, वहाँ पे स्टोर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये वर्क करता है। अब अपन वर्किंग प्रोसेस क्या होता है कार्नोट इंजन की, उसकी स्टडी करते हैं कैसे वर्क करता है। वर्किंग, इसका वर्किंग क्या है, कार्य विधि क्या है, उसकी स्टडी करते हैं एक बार। ठीक है, तो कार्नोट के अनुसार अपने को पता है कि ये चार चरणों में कार्य कर रहा है। जैसे पहला आपका हीट सोर्स हो गया, दूसरा वर्किंग सबसे हीट सिंक और स्टैंड, ये सारे चार क्या नाम है कि चीजें बनाई जाती है। और फिर चार चरणों में काम करता है, पहला आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा रेडियोमेट्रिक एक्सपेंशन, तीसरा आइसोथर्मल कंप्रेशन, चौथा रेडियोमेट्रिक कंप्रेशन।
तो ये इस तरह से क्या नाम है कि जो आपका कार्नोट नियम है वो वर्क करता है। तो अपन इसका पहले ग्राफ बनाते हैं, पीवी ग्राफ। ये वॉल्यूम, ये प्रेशर। तो ठीक है, ए बी सी एंड डी। ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर आपका T1 है, ये टेम्परेचर T2 है। ये जो है इसको बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन, मतलब समतापी प्रसार। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। ये आपका हो जाता है सेकेंड एडियाबेटिक एक्सपेंशन। एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ये आपका हो जाता है आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये आपका हो जाता है एडियाबेटिक कंप्रेशन। ठीक है, अब अपन क्या नाम है कि इसका स्टडी करते हैं। फर्स्ट जो प्रोसेस है, फर्स्ट प्रकार, फर्स्ट प्रोसेस वो क्या है आपका, वो है समतापी प्रसार, मतलब आइसोथर्मल एक्सपेंशन। समतापी प्रसार, इसी को बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसमें अब देखो यहाँ पे जो प्रेशर और वॉल्यूम जो होगा वो अपन लेंगे, यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम क्या होगा, P A V A। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, P V V B। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, P C V C। यहाँ पर क्या होगा, P D V D। ठीक है, इस तरह से अपन तो अपन क्या करेंगे कि जो गैस का एक्सपेंशन हो रहा है उसमें वर्क हो रहा है, तो उस वर्क को अपन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जो अपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उससे हम लोग फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q1 equal to W1 A to B P dV, that is, ये क्या है, एरिया A B B A, which is known as A
A B B C। ठीक है, तो एरिया ए बी सी डी है। तो अपन यहाँ पे ये कर लेंगे कि आप पी वी इक्वल टू आर पी वन, तो अपन पी की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा Q1 इक्वल टू W1 इक्वल टू आर पी वन ए टू बी dV by V, that is RT1 log E VB by V। ठीक है, यानी अपने पास जो W1 वर्क होगा वो हो जाएगा 2.303 log 10 VB by V। ठीक है, तो ये अपना वर्क डन फर्स्ट प्रोसेस का आ गया। इसी तरह से अपन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ का निकालेंगे, सबको ऐड कर देंगे तो टोटल सिस्टम का वर्क डन फाइंड हो जाएगा। ठीक है।